न्यूमेरिकल का फर्स्ट। Okay. 4 point charges Q and Q are placed at the corners of a square of side A as shown in the figure 28. Find the potential energy of the system. मतलब एक दो पॉइंट पे कैपिटल Q, 2 पॉइंट पे स्मॉल Q. ओके, और साइड कितनी दी हुई है? A. ठीक है। सो बेसिकली बच्चे एक स्क्वायर बोला है, स्क्वायर की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है कि उसकी हर एक साइड का मेजरमेंट कैसा होता है, इक्वल। तो हमने इसकी चारों साइड्स को कितना रिप्रेजेंट कर दिया है, स्मॉल ए जितना रिप्रेजेंट कर दिया है। इफ यू आर लुकिंग एट द डायग्राम यू विल फाइंड यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे स्मॉल क्यू, फिर यहाँ पे कैपिटल क्यू एंड फिर यहाँ पे स्मॉल क्यू। एंड आपको इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। चलिए इस पूरे स्क्वायर को पहले हम एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये वाला जो बच्चे पॉइंट है इसको हम ए बोल रहे हैं, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू टोटल, दिस इज व्हाट वी वांट टू डिराइव। इफ यू रिमेंबर तो बच्चे इससे पहले थियरी के ही एक पार्ट में, भाई बाकी लोग वीडियोस ऑन करो, अदरवाइज क्वेश्चंस मैं चालू करूं फिर जल्दी। रुद्र, विश्वेश, आदित्य, हेलो हेलो पंत, कैसी है तबीयत अभी? ओए चैट बॉक्स की किंग। ओके ठीक है, बाकी लोग भाई वीडियोस ऑन कीजिए क्विक। So the first potential energy of which we will be talking, that will be potential energy of A and B. So बच्चे पहले मैंने लिख दिया UAB, फिर क्या आएगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A and C, तो प्लस हमने लिख दिया UAC, प्लस A की और एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी D के साथ, तो UAD। इतना देखते ही आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन हो सकता है कि बस न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म हो गया। आंसर है नहीं, अभी न्यूमेरिकल शुरू हुआ है। ठीक है, ओके। सो बच्चे ये आपने ए की पोटेंशियल एनर्जी सबके साथ लिख दी, अभी बी की भी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, अभी सी की भी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, अभी डी की भी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी बाकी है, राइट? तो चलिए बी की पोटेंशियल एनर्जी लिखना चालू करते हैं। तो बच्चे बी की पहली पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ आप बनाना चाहोगे? ए के साथ। बट डू यू रिमेंबर ए और बी की पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन तो आपने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है या ना? तो दोबारा उसे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो बी का पेयर अब किसके साथ आएगा? सी के साथ। सो दिस विल बी यू बी सी, राइट? फिर बी का पेयर किसके साथ आएगा? डी के साथ, सो यू बी डी। अब किसके ऊपर आएंगे स्मृति, कौन से चार्ज पे आ जाएंगे बच्चे? सर सी पे। सी पे। तो सी की पहली पेयर ए के साथ बनेगी। अरे नहीं 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 नहीं, देख तूने यू ए सी लिख दिया हुआ है, इंक्लूडेड है इक्वेशन में, तो अब इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगा मेरे को आदित्य बोलेगा सर सी की बी के साथ तो पोटेंशियल एनर्जी होएगी, मैं बोलूंगा हाँ भाई बिल्कुल होएगी, लेकिन फिर याद तो करो बी और सी की पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। सो क्या दोबारा लिखने की जरूरत है आदित्य? नहीं, बिल्कुल सही है। तो यार अब सी की पोटेंशियल एनर्जी आएगी किसके साथ, ये तो बताओ। डी के साथ। यस, सो यूसीडी, ये पॉइंट बन गया। कमिंग टू डी, डी की ए के साथ पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, डी की बी के साथ पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, डी की सी के साथ पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, यानी अब और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके सारे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स मिल चुके हैं।
राइट। चलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ बताओ तो क्या होता था, U इज इक्वल टू KC Q1 Q2/R, ये फॉर्मूला था हमारा। रिप्लेस करते हैं बच्चे, देखो ए बी के केस में, ए बी के केस में केसी इज कोलंबियन कांस्टेंट, ए पर चार्ज बच्चे ये रहा मोटो क्यू, तो ये बड़ा वाला क्यू लिख दिया यहाँ पे। बी के ऊपर जो चार्ज है दैट इज नानो क्यू, तो हमने स्मॉल क्यू लिख दिया, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। बताओ कितना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अरे यार A. बताओ, यस ए प्लस यू ए सी निकालना है। यार अब तुम इतना तो समझ ही गए होगे कि अगर मैं आपसे ये डायगोनल निकलवाना चाहता हूं तो इस डायगोनल का आंसर क्या आएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, डायगोनल अगर हमें निकालना है तो इट विल बी रूट ऑफ 2a। हो जाएगा क्या, ये बात समझ में आ रही है क्या किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर, राइट। So a square plus a square equals to ac square, a square 2a square, और उसका रूट ले लिया तो रूट 2a। चलिए ac के लिए हम ये लिखते हैं, पहले तो फॉर्मूले में आ गया kc, q1 की जगह पे है बच्चे कैपिटल Q, q2 की जगह पर भी है कैपिटल Q एंड डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज रूट 2a प्लस UAD, a और d के बीच की पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी, बोलो बोलो बोलो, kc Q/A. यस Q/A। तो ये तीनों टर्म्स तो आपने ए के लिए लिख दिए हैं, अब बी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे बी और सी के बीच की पोटेंशियल एनर्जी चलिए नोट डाउन करते हैं, इट इज KC कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय A। बी और डी के बीच की पोटेंशियल एनर्जी ये वाली, यार BD की लेंथ बता सकता है क्या कोई, √2A. यस बिल्कुल सही है, रूट 2a। सो इट इज गोइंग टू बी KC स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q डिवाइडेड बाय क्या हो गया, रूट 2a हो गया, प्लस UCD लिखना है, UCD इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, इट इज गोइंग टू बी KC कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय a। ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब जरा देखो कुछ टर्म्स के चेहरे एकदम सेम सेम लग रहे हैं, ये वाला दो हो गए, ये 3 एंड ये 4। सो KC QQ by A, KC QQ by A, KC QQ by A, KC QQ by A, कितने टाइम्स हो गया ये, अरे कितनी बार हो गया यार, 6 times. 4 टाइम्स। सो दिस Yes. इज गोइंग टू बी 4 KC QQ डिवाइडेड बाय A प्लस ये रूट 2a वाली टर्म में, ये रूट 2a वाली टर्म में QQ यानी Q स्क्वायर है कैपिटल वाले Q का, सो इट इज KC कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2a एंड लास्ट टर्म में चेक करो यहाँ पे ये जो मिसिंग था दैट इज KC स्मॉल q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2a। खत्म, अरे हो जाएगा सॉल्व ना, अरे हो ही गया, अब और कुछ बचा ही नहीं है, और कुछ करना भी नहीं है इसमें, खत्म, ठीक है डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। विश्वेश रीड करो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, और कैमरा तू ऑन रख दो, ऐसे तेरा कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। विश्वेश, तनीषा, हेतवी, राज, विहान, सिद्धार्थ, विहान ने तो मेरे को रीजन बता दिया है, पंत, विश्वेश नोट्स नहीं ओपन करी थी अभी तक, नहीं सर ओपन थी। हेलो, यस यस विश्वेश, हाँ सर रीड करो। हाँ जी। Obtain an expression for the work done to dissociate the system of three charges placed at the vertices of equilateral triangle of side A as shown in figure 29. ओके, सो एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, मेरे को बता दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड, चार्जेस की वैल्यूज क्या दी हुई है बच्चे ए के ऊपर, Q minus 4Q और plus 2Q. प्लस 2Q। Yes. ओके, सो इफ यू रिमेम्बर, तो बच्चे
जब फर्स्ट सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लासेस सेकंड चैप्टर का, तो वहां पे आपको बताया हुआ था वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू निकाल दो तो वही क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? W इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ U। तो पहले हम U कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज, ये पूरा जो है ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल। चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वाली आएगी इन दोनों चार्जेस के बीच में, फिर इन दोनों चार्जेस के बीच में, और फिर ये दोनों चार्जेस के बीच में। सो तीन टर्म आने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के, वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं और उसका नेगेटिव वैल्यू निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस इज Kc Q1 Q2 बाय R। Kc एज इट इज, Q1 की जगह पर है बच्चे स्मॉल q, Q2 की जगह पर है -4q एंड डिवाइडेड बाय क्या हो चुका है, A। अरे याद है ना, इस पूरी प्रोसेस के अंदर हम चार्जेस के साइन को भी ध्यान में रखते थे, ऐसा नहीं कि चार्जेस के साइन को कहीं भी फेंक दिया। सही है ना सिद्धार्थ? ओके, तो ये बच्चे इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हमने नोट डाउन कर ली। अब इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखवाओ, आप बताओ क्या आएगी। अरे बोलो भाई। Kc सर ये क्वेश्चन हमारे में नहीं है, जीएससी प्लस लास्ट वाली पोटेंशियल एनर्जी हम नोट डाउन कर लेते हैं, विच इज Kc Q1 की जगह पर है बच्चे 2q एंड Q2 की जगह पे है स्मॉल q एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, A। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इट इज गोइंग टू बी -4 Kc Q² डिवाइडेड बाय A। दिस इज गोइंग टू बी -8 Kc Q² डिवाइडेड बाय A and this is going to be 2 Kc Q² डिवाइडेड बाय A। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -4 -8 -12 प्लस 2 आंसर कितना हो जाएगा, -10। सो -10 Kc Q² डिवाइडेड बाय A। बट इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको बोला हुआ था निकालना है इस सिस्टम को डिसोसिएट करने के लिए वर्क विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ U माइनस U की वैल्यू -10 Kc Q² डिवाइडेड बाय A। सॉल्व कर लिया हमने तो माइनस माइनस प्लस, दैट मींस +10 Kc Q² बाय A, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है आप लोगों से इस टाइप में, अगर आपको याद हो तो टर्मिनल वेलोसिटी करके एक टॉपिक आपने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, और उसमें क्या करते थे, कुछ ड्रॉप्स को हम कॉइलीज करने का काम करते थे, मिक्स करने का काम करते थे। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको होमवर्क शीट के अंदर मिलेगा। कोई रीड कर सकता है क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा है और है कौन सा क्वेश्चन? सर 14 क्वेश्चन। प्लीज रीड इट आउट। N small drop of same size and are charged to V volt each. They coalesce to form bigger drop. Calculate the potential of bigger drop. ओके, गुजरात बोर्ड के लिए भी ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन गुजरात बोर्ड की शायद होमवर्क शीट में नहीं है, बट फर्स्ट वाला तो आई होप सो है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट n स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस स्मॉल r। हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो छोटी ड्रॉप है, उस छोटी ड्रॉप का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ smaller drops, that is equal to small r, and similarly radius of bigger drop is equal to capital R। अब यार
n जितनी ऐसी स्मॉल r रेडियस वाली जो हमारी ड्रॉप्स हैं, ये मिल करके कैपिटल R रेडियस वाली वैल्यू हमें बता रही है, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम करने क्या वाले हैं, क्वेश्चन सेज दैट कि ये सारी की सारी n ड्रॉप्स जो थी वो कोइलीज हो चुकी हैं, यानी कि ये सब एक दूसरे में मिक्स हो चुकी हैं। तो बच्चे स्मॉल r रेडियस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, लेकिन ऐसी n ड्रॉप्स मिलकर के कैपिटल R वॉल्यूम की ड्रॉप बना रही हैं। सो वॉल्यूम ऑफ big drop is equal to n times of volume of small drops, राइट ना? अरे n स्मॉल ड्रॉप्स जब मिल रही हैं तब ये आपकी बड़ी वाली ड्रॉप बन रही है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स। चलिए, बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस है कैपिटल R। नॉर्मली हम वाटर की ड्रॉप्स को या जो भी हमारी ड्रॉप्स हैं उनको हम स्फेरिकल कंसिडर करते हैं, एंड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 pi r cube, that is equal to n times 4/3 pi small r का cube। 4/3 pi 4/3 pi cancel, right? So r cube can be written as n times of small r cube। दोनों तरफ cube root ले लो, r cube का cube root r हो गया, n का cube root तो बच्चे n की पावर 1/3 हो जाएगी, एंड r cube का cube root क्या हो जाएगा, r। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। आ रही है क्या ये बात समझ में? अब आपको निकालना है बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल। बड़ी वाली ड्रॉप का हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो बच्चे एक छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल है स्मॉल v, राइट? तो अगर मैं बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो इट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ kcq डिवाइडेड बाय r, राइट? चलो वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। So this is going to be n kcq divided by r की जगह पे ये टर्म आ गया, n is to 1/3 into small r। ले चलो इसको ऊपर। So n की पावर 1 into n की पावर -1/3 kcq divided by r। If you remember kcq by small r, ये तो स्मॉल वाली ड्रॉप का पोटेंशियल है। देख लो ये डिवीजन के अंदर स्मॉल r आ चुका है ना, तो ये छोटी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल है। इसको जरा कैलकुलेट करना। Sir, 1 n raised to the power 2/3. yes, n is to 2/3 एंड ये है स्मॉल वाली ड्रॉप का वॉल्यूम स्मॉल v। सो कैपिटल V यानी बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू n is to 2/3 टाइम्स स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रीड कर दो। जीएसईबी में जो है अपना रुद्र, एक लास्ट वाला क्वेश्चन है ना जिसमें रेडियस 12 सेंटीमीटर की दे रखी है। यस सर। बताइए क्या है क्वेश्चन साहिब। A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 raised to -7 coulomb distributed uniformly on its surface. सो रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड चार्ज कितना दिया है, 1.6 into 10 raised to -7 coulomb. -7 कूलम। ठीक है, Now, what is the electric field inside the sphere, outside the sphere, and what is the electric field at a point 18 centimeter from the center of the sphere? फील्ड पूछा या पोटेंशियल पूछा है? Field. सो पहला जो प्लेस है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यार श्योर हो ना तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करना है इसमें? हाँ सर।
तो ये सीबीएसई वाली मेरे पास जो नोट्स है इसमें पोटेंशियल लिखा हुआ है, व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड दिस। Sir, what is electric potential fund? Yes, sir. रुद्र मस्ती कर रहा है तू, है? हेलो हेलो हेलो। जीएस, मुझे लगा आपने मुझे जीएससीबी का क्वेश्चन पूछा। हाँ नहीं, जीएसईबी वाले में भी बच्चे पोटेंशियल ही होएगा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है वो डायरेक्टली। फील्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन ही नहीं है। इलेक्ट्रिक हो सकता है मिसप्रिंट हो गई, पॉसिबल है मिसप्रिंट हो गई हो पोटेंशियल की जगह पे फील्ड लिख दिया हो गलती से। ठीक है, ट्राई करो फटाफट, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी एक क्वेश्चन तो आप ट्राई कीजिए, क्विक। आई होप सॉल्व कर लिया होगा। स्टार्ट करूं मैं? चलो, तो देखो बच्चे, फर्स्ट पॉइंट में आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अब देखना, ये बच्चे आपकी एक कंडक्टिंग स्फीयर है, राइट? ये कंडक्टिंग स्फीयर है एंड क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 to minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface। अरे पूरा चार्ज किसके ऊपर लाई कर रहा है, कहां पे पड़ा हुआ है? सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। एंड अगर पूरा का पूरा चार्ज सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है तो याद करो हमारे गॉस बाबा का थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फॉर्मूला होता था। बट यार इस गॉसियन सरफेस ने, बिकॉज यू वांट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, तो ये मान लीजिए आपकी वो गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस में तो कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं होगा, कोई चार्ज एनक्लोज नहीं होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। डू यू रिमेंबर द थर्ड डेरिवेशन ऑफ सेशन 1.6? कुछ इसी तरीके का डेरिवेशन आपने किया हुआ था, अरे याद है क्या? थर्ड डेरिवेशन ऑफ सेशन 1.6, उसमें एक स्फेरिकल कंडक्टर में 3 जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, फर्स्ट इनसाइड, सेकंड ऑन द स्फीयर एंड थर्ड आउटसाइड दैट। सो बच्चे अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ चुकी है? 0। सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो इफ यू रिमेंबर, तो ऐसे केस में बच्चे हम क्या करते हैं, जो पूरा चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इट बिहेव्स लाइक कि ये पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। याद है क्या ऐसा कुछ एक रिलेशन आया था जिसमें मैम ने आपको बताया होगा कि द होल चार्ज बिहेव्स लाइक इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो बच्चे अगर कोई चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है एंड वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, विश्वेश मेरे को बताओ पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? विश्वेश, सही है। रुद्र बिल्कुल सही है। विहान, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम अ पॉइंट साइज चार्ज?
Kc Q1 Q2 upon R. भाई वो तो पोटेंशियल एनर्जी का है, नहीं नहीं नहीं, Kc क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। Kc की वैल्यू The 9 point charge. यस, स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या है, स्मॉल क्यू की वैल्यू। और वैसे भी यार इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें Q1 Q2 बाय आर आता हो, तो तू ऐसे ऐसे एक्सक्यूज नहीं दे सकता है, गलत बात है। 1.6 into 10 is to minus 7 divided by r square, डिस्टेंस जरा देख लेना, 12 सेंटीमीटर का दे रखा हुआ है, जस्ट आउटसाइड बोला है ना, तो जस्ट आउटसाइड मींस रेडियस के ही इक्वल आपको डिस्टेंस ले लेना है। सो 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग 10 is to minus 2। सो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 9 into 10 is to 9 into 1.6 into 10 is to minus 7 divided by 12 का हो गया 144 एंड 10 is to minus 2 का 10 is to minus 4, ये हो गया 16, ये हो गया 10, और ये -3 ऊपर जाकर के हो गया +3, -7 + 3 कितना हो जाएगा? 10⁵ न्यूटन। ओके, सो फाइनल आंसर इज 10:5 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दोनों में से कोई भी यूनिट आप लिख दोगे चलेगा, ठीक है। इस चैप्टर में हमने एक और यूनिट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, राइट। तो वो -dV/dr का पूरा आंसर, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट जो आपको फाइंड आउट करना है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो भी कितने डिस्टेंस पे? अरे कितने डिस्टेंस पे? 0.18। 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर पे, वेरी गुड। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाइए, Kc Q divided by R square, Kc is nothing but 9 into 10 is to 9, Q की वैल्यू है 1.6 into 10 is to minus 7 divided by 18 सेंटीमीटर, तो 18 का स्क्वायर इनटू हो जाएगा 10 is to minus 4। 18 के स्क्वायर को मैंने 18 into 18 लिख दिया, 9 से ये एक बार कैंसिल हो गया, और फिर उसके बाद जो जो कैंसिल हो रहा है उसको खत्म करके सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अगर पोटेंशियल निकालने को बोला है, प्लीज करेक्ट इट, बिकॉज एनसीईआरटी मैं जस्ट लेके आया अभी, एंड एनसीईआरटी सेज दैट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रही है। सो डोंट वरी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर दी है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नहीं करेंगे, बहुत क्वेश्चन कर लिए, अब थ्योरी पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। सॉल्व हो जाएगी ना शीट? हेलो हेलो एवरीवन, अरे सॉल्व हो जाएगी ना शीट, Yes, होमवर्क sir. शीट? ओके, गुजरात बोर्ड वाले बच्चों डोंट वरी, जो आपको ऑलरेडी या तो होमवर्क सीट का सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, और या तो अच्छा वाह वाह सबमिट भी कर दी, सही है, ठीक है। चलिए, मैं सोचा था मैं ही पीछे हूँ, बट ये तो बड़े धुरंधर हो रखे हैं यार तुम लोग। चलो थर्ड सेशन पे आ जाते हैं। कहाँ तक हमने खत्म कर दिया था बच्चे थर्ड सेशन में? अरे कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज देख रहे थे क्या? हाँ, उसकी 3 प्रॉपर्टीज कर दी थी। ओके, 3 प्रॉपर्टीज हमने खत्म कर दी थी। चलो पहली प्रॉपर्टी क्या होती थी? इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। वेरी गुड। सो क्यों ऐसा होता था बच्चे? मान ले ये तेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर को तूने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अरे यार इसका तो नाम ही कंडक्टर है, और इसका नाम कंडक्टर है, इसका मतलब इट इज हैविंग ह्यूज नंबर डेंसिटी, बहुत ज्यादा नंबर डेंसिटी है। अरे एग्री करते हो बात से या नहीं? हाँ या ना? मतलब इसमें चार्ज ढेर सारे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, चार्जेस का रीअरेंजमेंट चालू होगा, नेगेटिव चार्जेस इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, पॉजिटिव पार्ट ये बन जाएगा, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटेनियसली क्रिएट होती है, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई होती है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में बन जाती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको याद हो तो मैंने नाम दिया हुआ था पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने ईपी से रिप्रेजेंट किया था। सो ईपी एंड ये बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। सो इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। सेकेंड
सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी सिद्धार्थ, बताइए। Sir, electric field is normal to the equivalent surface. हाँ वो तो था ही, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाला, ये तो बड़ा कॉमन सा हो गया। सेकंड बच्चे, इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको ये बताया हुआ था कि कोई भी अगर आपको मैंने कंडक्टर दे दिया तो उस कंडक्टर के थ्रू आउट दी वॉल्यूम, चाहे आप सेंटर पे चले जाओ, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, कहीं पर भी चले आओ, हर जगह पे आपको पोटेंशियल कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। और ये चीज सिग्निफाई कर रहा है जो प्रीवियस क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर दिया हुआ है। चेक इट आउट, एक बार क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, जहां पे बच्चे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पे फाइंड आउट करने को बोला है, वहां पे देखो जब इनसाइड दी स्फीयर बोला है तो भी आंसर आपका 12,000 वोल्ट आ रहा है, जब जस्ट आउटसाइड बोला हुआ है तब भी आंसर 12,000 वोल्ट आ रहा है, राइट। दैट मींस कि थ्रू आउट दी वॉल्यूम, पूरे के पूरे वॉल्यूम के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा है, थ्रू आउट दी कांस्टेंट है, कहीं पर भी वो वेरी कर रहा नहीं है। दिस वाज द थर्ड पॉइंट। अब हम आज के नए पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो। सो बच्चे फोर्थ पॉइंट के अंदर इफ यू रिमेंबर, तो अगेन हम गॉसेस लॉ को अगर मैं रिकॉल कराऊं आपको, तो इट वाज E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्या होता था, सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट यार इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बताओ कितनी होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0. zero. So this term is going to be 0. 0 is equal to sigma q enclosed divided by epsilon naught. इसको इस तरफ भेज दो, that means sigma q enclosed that is equals to 0. मतलब बच्चे जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। इन शॉर्ट देयर विल बी नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज होने वाला नहीं है। फोर्थ पॉइंट रीड करके मेरे को तनीषा बता रही है, तनीषा फोर्थ पॉइंट रीड कर दीजिए। रुद्र जाके जगा यार, दो ये सो रही है लड़की। नहीं सर, वो बोल रही है इसकी आवाज नहीं पहुंच रही लेक्चर में। मैं रीड कर दूं सर? ठीक है, तू ही कर दे बस। The interior of a conductor can have no excess charge in the static condition. Since electric field inside a conductor is 0, hence no flux passes through conductor. This implies that net charge inside is 0 from Gauss. So I hope ये पार्ट आपको क्लियर है। हमने गॉसेस थ्योरम अप्लाई करी, गॉसेस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे ही 0 रखा, पूरा टर्म 0 हो गया एंड नेट चार्ज एनक्लोज्ड क्या आ गया, 0। दैट मींस देयर विल बी नो एक्सेस चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड इट, राइट। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, ये जो E है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा को क्या बोला हुआ था हमने, याद है? 3 टाइप की डेंसिटी आपने पढ़ी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा था यस सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो बच्चे लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, इसको सिग्मा से और इसको रो से रिप्रेजेंट किया था। तो सिग्मा स्टैंड्स फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड on a surface of a charged conductor is directly proportional to surface charge density, right? So ये 4 चीजें हैं जो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमें याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसका कोई डेरिवेशन भी है क्या? हाँ, एक बहुत ही छोटा सा एकदम फुद्दू सा डेरिवेशन है, देख लो क्या है। देखो ये बच्चे हमने क्या किया, एक रैंडम शेप का कोई एक कंडक्टर कंसिडर कर लिया हुआ है,
एक कंडक्टर हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया हुआ, राइट? ओके, सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर होता है ना, वो कितना होता है? जीरो होता है. बट बाहर जीरो होता है क्या? नो. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज नॉट जीरो, राइट? करने क्या वाले हैं हम? सो अब बच्चे ये मान लो इसकी सरफेस का कोई एक छोटा सा एरिया है, बहुत छोटा सा एलिमेंटल एरिया है, जिसको हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड इस एरिया का एरिया वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में. वी आर कंसिडरिंग कि ये जो है चार्ज इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दैट इज पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होती हैं सिद्धार्थ? रेडियली आउटवर्ड्स. तो बेसिकली ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई जितनी, डेल्टा एस इज दी. विश्वेश कहाँ गया था यार, तू आंसर ही नहीं किया तूने. थीटा की जगह पर बच्चे ई और डेल्टा एस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? जीरो. सो दिस कैन बी रिटन एज ई डेल्टा एस. ये हो जाएगा फ्लक्स. Now we know that flux is nothing but according to Gauss's law, it is equal to charge enclosed divided by epsilon naught. So this can be written as Q by epsilon naught is equals to E into delta S. अब यार मेरे को सोच के ये बताओ, सिग्मा और Q के बीच का कोई रिलेशन है क्या? सिग्मा एंड Q के बीच में कोई रिलेशन है क्या? सिग्मा डेल्टा है, Q is equal to Q by A. Yes, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, which means Q is equal to sigma A. रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे. तो सिग्मा A by epsilon naught is equal to E into delta S. ये A, ये वाले A को हमने कंसिडर किया था. बट इफ यू रिमेंबर तो बच्चे हमारा जो एरिया है इस केस में वो कितना है? डेल्टा S है. सो वी विल रिप्लेस इट बाय डेल्टा S. देखो ये डेल्टा S, ये डेल्टा S कैंसिल हो गया, which means E is equals to sigma by क्या आ चुका है? epsilon naught. Now look over here. Electric field will be directly proportional to sigma. Electric field directly proportional किसके आ चुकी है? सिग्मा के. So कौन ये पांच के पांचों पॉइंट्स रिपीट कर सकता है without looking into the notes? एक बाकी आई नो, बट ये 5 पॉइंट्स कौन रिपीट कर सकता है विदाउट लुकिंग इनटू द नोट्स? फर्स्ट पॉइंट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. सेकंड पॉइंट क्या था? पूरे वॉल्यूम पे पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. थर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल, लाइक ये हमारा कंडक्टर जो है उसको. फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो थी फोर्थ पॉइंट में, हमने नेट चार्ज जो एनक्लोज था वो कितना लिया? जीरो लिया. क्यों? बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी. गॉसेस थ्योरम हमने अप्लाई करी एंड उसके बाद हमें नेट चार्ज एनक्लोज जो है वो कितना मिल गया? जीरो. दैट मींस देयर इज नो एक्सेस चार्ज. एंड लास्ट, चार्ज्ड कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा. राज ट्राई करोगे क्या? राज सर सारे नहीं याद है अभी. अरे ट्राई तो कर, मैं हेल्प करूंगा ना, मत टेंशन ले भाई. स्टार्टिंग से यस. अरे मैं हेल्प करूंगा तेरे को, नोट से हेल्प नहीं लेनी है दोस्त. नहीं सर, नोट्स नहीं है, मेरी बुक है उसमें नहीं लिखा. तो सर इलेक्ट्रो inside the electric field, electric charge is zero, electric field is zero inside the conductor. Yes, inside the conductor electric field is zero. ठीक है. Next, electric potential is constant throughout the volume of the conductor. बोलो राज क्या है? Electric potential is constant throughout the volume of the conductor. Okay. Third क्या था बच्चे? Electric field is always perpendicular to the equipotential. हाँ, normal to the potential surface. Equipotential surface. Equipotential surface. Yes. फोर्थ वाला अब ये तो बिना देखे बताना है यार. कंडक्टर हैज नो एक्सेस चार्ज. कंडक्टर के पास कोई भी एक्सेस चार्ज होता नहीं है, राइट?
एंड रिपीट तो करो यार राज, ऐसे थोड़ी चलेगा दोस्त, बोलो। Conductor has no excess charge. ओके, लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टर is directly proportional to surface charge density. Electric field due to a charged conductor is directly proportional to surface density. ध्यान रखना, समझने की जीरो वैल्यू है ये जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, इस पूरे एक्सप्लेनेशन की वैल्यू है जीरो. मार्क्स मिलेंगे याद होने के. अगर तुम्हें याद हो चुका है, रेज योर हैंड एंड लेट मी नो कि हाँ तुमने काम खत्म कर दिया अपना. बताओ. अरे कहीं अगर ऐसे ऐसे रुकोगे मैं बताऊंगा. यस रुद्र. रुद्र अलाउ कर दिया है तुझे. Electric field inside the conductor is zero. Then electric potential throughout the volume is constant and has same value. And then electric field is normal to the equipotential surfaces. Then inside the conductor, क्या था सर? हाँ हाँ, कौन से पॉइंट पे हो? फोर्थ पे. देयर इज नो एक्सेस चार्ज. There, the conductor can have no excess charge in the static situation, and the electric field due to the charged conductor is directly proportional to surface charge density. करेक्ट. चलिए अब एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं, आप करके देखना. ठीक है. आपके घर में एल्यूमिनियम फॉइल्स है क्या, वो फूड रैप करने के लिए, राइट? अपने फोन को उसी एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर देना. ठीक है. एंड दूसरे एक फोन से अपने उस फोन पे कॉल करने का ट्राई करो, देखो क्या होता है. अच्छे से रैप करना हो, बिल्कुल भी कुछ. वाइब्रेट होगा. स्मृति, हाँ हाँ स्मृति क्या बोल रहे हो? वाइब्रेट होगा. नहीं. ओके सर. देखो एल्यूमिनियम फॉइल है, एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर, यस और नो? एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है ना, है ना? यस, इट इज अ कंडक्टर. तो जैसे ही बच्चे आपने अपने फोन को कंडक्टर की कैविटी में रख दिया, ये वो एल्यूमिनियम फॉइल थी, आपने ले जा करके इस कंडक्टर की कैविटी में इसको ले जा करके ऐसे पूरी तरह से अच्छे से रैप कर दिया. घर पे ट्राई करना, और नहीं हो तो मेरे को बताना कि हाँ सर झूठ झूठ बता दिया था आपने. ठीक है. सो बेसिकली जैसे ही आप उसे एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रख करके रैप कर दोगे ना, और फिर जब आप कॉल करोगे अपने नंबर पे, इट विल से द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट या इट इज नॉट रीचेबल, इस तरीके की बातें आने लग जाएंगी. राइट? रीजन पता है क्या? कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है क्या? लास्ट पॉइंट है जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, वो आपको ये एक्सप्लेन कर रही है. मोबाइल के अंदर भी बहुत सारे लाइक कंडक्टर्स और वो सब होते हैं, मेटल के हैं वो सब. ठीक है. स्मृति ट्राई ठीक किया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा इसकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है. कोई बात नहीं बच्चे, वेल ट्राई. गुड गुड गुड. सोचो यार, कंडक्टर की कैविटी में ऐसा तो क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से फोन, चलो ये मैं तुमको ढूंढने के लिए छोड़ देता हूं, मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूं. द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, द लास्ट टॉपिक, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. अच्छा कोई करने तो नहीं चला गया ना अभी? हाँ सर अभी चेक कर लेते हैं. कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सो लास्ट टॉपिक जो हम समझने जा रहे हैं बच्चे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. राइट? राइट? बिल्कुल सही है रुद्र, एकदम सही है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये क्या होता है समझना बच्चे. अगर आप किसी
कंडक्टर की कैविटी की बात करो, ये लेट से आपका वो कंडक्टर है और ये उसकी कैविटी है। यहां पे कंडक्टर का मटेरियल हमने फिल कर रखा हुआ है और ये इसके अंदर एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस है, राइट। अब समझना सिचुएशन क्या होगी बच्चे। यहां पे इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैनिश हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की डेफिनेशन आपको इसी फिनोमेना के ऊपर से देनी होती है, एंड इट इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री बनाने का जो फिनोमेना है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। डेफिनेशन रीड करी क्या आपने? द फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री बना दिया है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैविटी, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, राइट। एंड रीजन फॉर दैट इज, तो उसका रीजन बच्चे हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे दिया हुआ है। बिकॉज इस होलो वाले पार्ट के अंदर, इस कैविटी वाले पार्ट के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड होता नहीं है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो बच्चे इसका एप्लीकेशन होता है वो ये सिद्धार्थ सर ये समझ नहीं आया, इलेक्ट्रिक ये वाला फील्ड वर्ड। इनसाइड। हाँ सर, मतलब अपने एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, उससे थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा ना सर। कंडक्टर की जो कैविटी है बच्चे, आई एम टॉकिंग अबाउट इट ओनली, मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर की कैविटी की बात कर रहा हूँ। मतलब ये मान ले तेरा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और तूने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया है। ओके। और इस सिचुएशन में बच्चे अगर तूने इधर से भी क्लोज कर दिया, इधर से भी क्लोज कर दिया, तो ये जो कंडीशन हमारी बन रही है ना, इसमें अंदर के पार्ट में ये जो अंदर की कैविटी, एम्प्टी स्पेस जो बचा है ना, उस एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ऐसा बोल रहा हूं मैं। सर उसका जरा भी थोड़ा भी इम्पैक्ट नहीं आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थोड़ा से उसकी थोड़ी बिल्कुल फील्ड्स भी इम्पैक्ट नहीं होगा सिद्धार्थ, जीरो इम्पैक्ट, और जीरो ओके। इम्पैक्ट। तो सर हम अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मतलब उधर कंडक्ट नहीं हो रही, तो उसको हम इंसुलेटर नहीं बोल सकते पर्टिकुलर कैविटी को? देखो यहाँ कंडक्शन की कोई बात ही नहीं है बच्चे, यहाँ हमें इंसुलेटर की कैविटी, यार कैविटी इज द एम्प्टी स्पेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड। कैविटी का मतलब है वो अंदर की सिर्फ खाली जगह की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस खाली जगह में, उस एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, राइट। ओके सर। And Vishwesh is saying me, sir, there is some reason on Google which is known as Faraday cage. ठीक है, थोड़ा और सर्च करना एंड वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, हम अगली क्लास में उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। फैराडे केज वही जो मैंने आपको बताया ना कि वो फॉइल से आपने अपने फोन को रैप कर दिया। अच्छा, कभी आपने कोई महंगी चीज तोड़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर कभी तोड़ा हो, तोड़ा यार, टीवी कभी फोड़ दिया हो, मोबाइल कभी उठा के पटक दिया हो, दे विल बी लाइक सर ऐसा करेंगे घर वाले, हमें उठा के पटक देंगे, क्यों क्यों क्यों, मतलब पिटवाने वाला काम क्यों किए जा रहे हो। ओके, तो बच्चे जो बहुत सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं ना, जिनको बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दिक्कत हो जाती है, उनको क्या किया जाता है, उनके ऊपर एक मेटालिक बॉक्स लगा दिया जाता है। तो अब सोचो, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से जिसको इंपैक्ट पड़ रहा था, अगर आपने उसे एक मेटालिक बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया, तो मेटालिक बॉक्स इज अ कंडक्टर, और उस कंडक्टर के अंदर तुमने ले जाकर के रख दिया वो सेंसिटिव पार्ट, तो क्या होगा, उस सेंसिटिव पार्ट जिस रीजन के अंदर है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। एंड बिकॉज उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, दैट मींस कि वो जो हमारा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत सेंसिटिव था, उसको कोई हार्म पहुंचने वाला नहीं है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी।
सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थंडरस्टॉर्म, तो अभी जिस टाइप का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में अगर आप कभी बाहर निकलते हो एंड यू फाइंड दैट लाइटनिंग चालू है और भयंकर सी लाइटनिंग हो रही है, सिट इनसाइड योर कार. लास्ट लेक्चर में हमने वो डिस्कस किया हुआ था, राइट? चलिए, सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ कंडक्टर्स और उनकी 6 प्रॉपर्टीज. बच्चे ध्यान रखना, ये 6 की 6 प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो मैं फटाफट रिकॉल कराते जाता हूँ सारी प्रॉपर्टीज. ये क्या था? अभी भी बारिश चालू है. हाँ यार, सही बात है, अभी भी बारिश चालू है. ओके, चलिए. सो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम एक बार रिकॉल करने का ट्राई करते हैं. बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज? अरे सारे अनम्यूट करो, जल्दी 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 अनम्यूट करो. 0. 0. गुड. सेकंड क्वेश्चन इज द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कैसा होता है? Constant. हर पॉइंट के ऊपर. Constant, यस, same. कांस्टेंट होता है. वेरी गुड. थर्ड वाज, गेस करो, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल Normal. 90. 90 degree. The electric field is always perpendicular to the equipotential surface. Normal ही होगी. ठीक है. Fourth point was, Excess charge is 0. yes, excess charge inside. ये वर्ड यूज करना मत भूलना, ठीक है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 हुई थी वो अंदर के रीजन में हुई थी. सो या तो इंटीरियर वर्ड यूज करोगे या तो इनसाइड द कंडक्टर वर्ड यूज करोगे. एक्सेस चार्ज 0 होता है. फिफ्थ पॉइंट वाज, Electric field is proportional to surface charge density. yes, electric field at the surface of the charged conductor. charged conductor की surface के ऊपर जो electric field होती है, it is directly proportional to surface charge density. And what is electrostatic shielding? It is a phenomena of making a region free from any electric field. बहुत बढ़िया. किसी भी रीजन को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री बना देते हो तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. शील्डिंग के कोई 2 एप्लीकेशन बताओ. पहला तो sitting in a car during a thunderstorm. Yes. And second, components of electron. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हम कंडक्टर्स के अंदर, यानी एक कंडक्टर के अंदर की कैविटी में फिल कर देते हैं, सो दैट हम उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे प्रोटेक्ट कर सकें उसको, राइट? बाहर की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें. चलिए, सो दिस वाज द टोटल डिस्कशन ऑफ कंडक्टर्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स इंसुलेटर्स. तो भाई इंसुलेटर्स में क्या खास बात होती है बताओ? They do not let charge pass through them. सो इंसुलेटर बेसिकली बच्चे हमने ऐसे मटेरियल्स को नाम दिया हुआ था जिनका रेजिस्टेंस वो ऑफर करते हैं वो बहुत ज्यादा होता है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट, लेट्स से ये आपका कंडक्टर और इसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, राइट? कंडक्टर इन द सेंस यहाँ पे हमारे इस केस में ये इंसुलेटर है. सो इस इंसुलेटर के ऊपर बच्चे अगर आपने कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, देयर विल बी नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट? सो ये इंसुलेटर की बात है. सो इसको और हमें डिस्कस करना नहीं है, राइट? अब बेसिकली इंसुलेटर्स की ही कैटेगरी में लाई करने वाले एक और भी बड़े ही स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक्स. सो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस को बेसिकली क्लासिफाई हम बच्चे 2 तरीके से करते हैं. पहला जो टाइप है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस का, उसे हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. क्या बोलते हैं उसे? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. एंड दूसरे का नाम है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स.
अब देखो, हैव यू एवर हर्ड अबाउट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में सुना है क्या? इसमें बच्चे H कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, राइट? Cl कैसा होता है? नेगेटिव होता है। सो HCl के अंदर H हमारा जो है वो पॉजिटिव पार्ट है एंड Cl इज द नेगेटिव पार्ट। नाउ द सिचुएशन क्या होने वाली है? H प्लस है एंड Cl माइनस है। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इसके बिहेवियर कैसे होंगे वो हमको इस चैप्टर के अंदर इस पार्ट में स्टडी करना है। तो पहले तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसे हैं बच्चे? जिनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स कोइंसाइड नहीं करते। H का यानी पॉजिटिव चार्ज का, Cl का यानी कि नेगेटिव चार्ज का, दोनों के सेंटर्स कोइंसाइड नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। So polar dielectrics are those dielectrics whose positive and negative charges का centers do not coincide, right? For example, ये HCl हो गया, अमोनिया सुना होगा आपने, अमोनिया है ना, वाटर सुना होगा आपने, पानी, H2O, ये सारे कैसे हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की कैटेगरी में लाए करते हैं। टॉकिंग अबाउट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो यार पोलर की डेफिनेशन अगर तुम्हें याद हो गई है तो नॉन पोलर यानी उसका उल्टा करना है। बताओ क्या होगा उसकी डेफिनेशन? अरे पोलर में क्या हो रहा था? सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। तो पक्की बात है नॉन पोलर में क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स क्या कर जाएंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे, राइट? तो इसमें बच्चे हम नॉर्मली मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से? जैसे हमारे नाइट्रोजन भाई साहब हैं N2, राइट? हाइड्रोजन है H2। ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम किसकी तरह कंसिडर करते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की तरह कंसिडर करते हैं। अब देखो, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड है। कॉन्सेंट्रेट करना बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो मेरे को बताओ क्या इनमें डायपोल मोमेंट होगा? अरे हाँ या ना? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बच्चे सेपरेटेड हैं विथ अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो ये दोनों अगर सेपरेटेड हैं तो दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स आर गोइंग टू हैव सम परमानेंट डायपोल मोमेंट। इनके अंदर कुछ परमानेंट डायपोल मोमेंट होने वाला है। बट यार इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्जेस कोइंसाइड कर चुके हैं, और जब कोइंसिडेंस हो चुका है तो क्या ये डिस्टेंस जिस 2a की मैं बात कर रहा हूं, क्या ये जीरो हो जाएगा? हाँ या ना? अरे यार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स तो कोइंसाइड कर चुके हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल बिकम जीरो। और जब ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का जीरो हो गया है तो हमारा 2a इस केस में क्या हो जाएगा? जीरो, एंड जीरो इंटू क्यू दैट इज गोइंग टू बी जीरो। दैट मीन्स इनके पास किसी भी टाइप का परमानेंट डायपोल मोमेंट होता नहीं है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डू नॉट हैव एनी परमानेंट डायपोल मोमेंट, but polar dielectrics have some polar मतलब डायपोल मोमेंट इनके पास होती है, इनके पास डायपोल मोमेंट नहीं होती है। सिंपली इतनी बात है। रीजन क्या है? तो रीजन उनकी डेफिनेशन में लाया करता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स जिनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, एंड बिकॉज दे आर सेपरेटेड 2a is there, charge is there, 2a into q that is equal to dipole moment. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन पोलर तो इनके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के सेंटर है कोइंसाइड कर चुके हैं। दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज जीरो, एंड बिकॉज द डिस्टेंस इज जीरो तो डायपोल मोमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है? अरे आ रही है ना बात समझ में? हेलो 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 हेलो। Yes, sir. विहान, Yes, sir. अदित, अनीशा, हेतवी, विश्वेश, राज। हाँ सर। अरे थम्स अप, थम्स डाउन, रोना, हंसना, कुछ कुछ भी करके बता सकते हो।
चलिए ठीक है। सो ये हमने दो टाइप के मटेरियल्स की डिस्कशन कर ली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर हम अब पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाले हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इनको प्लेस करने वाले हैं। चलिए, तो पहले तो बच्चे हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। पहला कैटेगरी जो हमने लिया हुआ था पोलर डाइलेक्ट्रिक का, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सो कॉन्सेंट्रेट करना। सो इफ यू रिमेम्बर, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन में मैंने क्या क्या बोला था, रुद्र बताओ, रिकॉल करूं क्या था? In the absence of any external field, different permanent dipoles are oriented. नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, रीड नहीं करना है दोस्त। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मीनिंग क्या था ये तो बताओ। जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, Negative charges do not coincide are called polar diodes. यस, इन दोनों के सेंटर्स जो हैं वो कोइंसाइड नहीं करेंगे। सो इफ दे आर नॉट कोइंसाइडिंग, तो मैं इनका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, देखना। कहीं पे ये चल रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। कहीं पे ऐसा हो चुका है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। कहीं पे ये सिचुएशन है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। और कहीं पर ये सिचुएशन है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, बताओ? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन Left to right. Negative to positive. नेगेटिव टू पॉजिटिव, यस। लेफ्ट टू राइट नहीं होती भाई, ये क्या नया लेके आए तुम लोग? लेफ्ट टू राइट है, हम डाबोड़ी जमड़ी आया, कुछ भी नहीं, चालू कर दो यार। मतलब आई नो फिजिक्स ने परेशान किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फिजिक्स की ऐसी तैसी कर दोगे। फिजिक्स ने तुम्हारी ऐसी तैसी करी, तुमने फिजिक्स की ऐसी तैसी कर दी, हिसाब बराबर नहीं। फिजिक्स नहीं चेंज होगा, तुम्हें उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। चलो, तो बच्चे इस केस में डायपोल मोमेंट किस तरफ को आ जाएगा? इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। इस केस में जो हमारा डायपोल मोमेंट होगा वो भी इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस केस में डायपोल मोमेंट इस तरफ, इस केस में डायपोल मोमेंट इस तरफ। सिमिलरली यहाँ पर एक हम पार्ट कंसिडर कर लेते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लुक ओवर हियर, ये भी इस तरफ को आ गया। एक और हम पार्ट कंसिडर कर लेते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो यहाँ डायपोल मोमेंट इस तरफ को आ चुका है। सो इफ यू आर एबल टू एनालाइज द डायग्राम विच इज गिवन इन द नोट्स, और जो हमने यहाँ पे भी बनाई है, तो आपको बच्चे पता चलेगा कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, तब तक ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर रैंडमली अलाइंड। ये सारे के सारे कैसे हैं? रैंडमली अलाइंड है। किसी का डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, किसी का डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, किसी का इधर आ रहा है, किसी का इधर जा रहा है, किसी का इधर आ रहा है, किसी का इधर जा रहा है। इन शॉर्ट, नेट वैल्यू क्या हो जाती है डायपोल मोमेंट की? जीरो हो जाती है। जैसे ये +2 जितना मैग्नीट्यूड लेके आया, ये -2 ले आया, बिकॉज डायरेक्शन इज ऑपोजिट, तो वैल्यू माइनस में हो जाएगी, यानी एक डायरेक्शन सिग्निफाई कर रहे हो। सो इन दोनों का एडिशन क्या हो गया? 0। सिमिलरली ये +10 लेके आया, अज्यूम कर लो, ये -10 लेके आ गया, नेट वैल्यू इन दोनों ने क्या कर दी? 0। इसने +20 लाया, इसने -20 लाया, इवेंचुअली वैल्यू क्या हो गई? 0। So in the absence of electric field, there is no net dipole moment. 0 हो जाता है डायपोल मोमेंट। So यहाँ पे हमारा नेट डायपोल मोमेंट क्या हो चुका है? नेट डायपोल मोमेंट कितना हो चुका है? 0 हो चुका है। बट अब हम इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ले चल के रख दे रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। वी आर गोइंग टू प्लेस दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मान लीजिए वो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारे वो डाइलेक्ट्रिक का बाउंड्री है जो हमने बना दिया है। कैन यू टेल मी, नेगेटिव चार्जेस फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में? अरे नेगेटिव चार्ज किस तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं? डायरेक्शन में। यस।
तो बच्चे नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देंगे। तो देखना, ये जो नेगेटिव चार्ज बच्चे अभी यहां पे था, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड इट विल टर्न इटसेल्फ, और टर्न करने पर ये कैसा आ जाएगा, कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, नेगेटिव इस तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, पॉजिटिव इस तरफ को। सिमिलरली इस केस में भी बच्चे नेगेटिव इस तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पॉजिटिव इस तरफ को। तो यहां पर भी जो आपकी डायग्राम है वो अब कुछ ऐसी बन जाएगी, लेट्स से यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। सिमिलरली ये वाले के साथ तो ऐसा था ही, पहले से ही नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऐसे ही थे। यहां पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव पहले आ जाएगा, पॉजिटिव बाद में, क्योंकि इस तरफ को वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। So if you will look at the second diagram where electric field is not zero, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो यू विल फाइंड कि जो हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। अरे मिला क्या डायग्राम? हेलो 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 हेलो, अरे डायग्राम मिला क्या? Yes, sir. तो बच्चे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डायपोल मोमेंट वाज जीरो, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस हुई, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, देखो डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट ने अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया है। अरे हाँ या ना? मतलब ये जो डायपोल मोमेंट होता है बच्चे, वो किस डायरेक्शन में आ जाता है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ चुका होता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स, ये जितने भी इंडिविजुअल डायपोल्स हैं, ये सारे इंडिविजुअल डायपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? अरे यार, अलाइनमेंट का मतलब है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ही डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, ये दोनों क्या कर चुके हैं, एक दूसरे की डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? अब सोचो, इधर इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, इधर इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, क्या इसको कैंसिल करने वाला कोई फैक्टर बचा है क्या इस तरफ? देखो यहाँ पे इसे कैंसिल करने वाला कोई फैक्टर है क्या, कि जो इस तरफ को डायपोल मोमेंट दे रहा हो अपने को? नहीं, तो ये कैंसिल होगा नहीं। ऐसे ही यहां पे बताओ, कोई है ऑपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट? अरे ऑपोजिट डायरेक्शन में है क्या कोई डायपोल मोमेंट? No, sir. नहीं है, विच मीन्स कि इस केस में बच्चे नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, नेट डायपोल मोमेंट विल बी नॉन जीरो नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे हमको मिल जाएगा, राइट? अच्छा, अब इस पे एक और खास चीज ऑब्जर्व करना। देखो यार, डायपोल मोमेंट तो इस तरफ को आ चुका है, कैन यू टेल मी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में क्रिएट होगी? पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? अपोजिट। यस, बिल्कुल सही है। सिमिलरली इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चे वो इस डायरेक्शन में, इसकी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, यानी अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज या रिड्यूस? So can you repeat? इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे क्या हो जाएगी इस रीजन के अंदर, ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या है? तो बच्चे बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई की ना, उसकी वजह से अंदर की डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अरे यार, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। इन शॉर्ट, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, अंदर ये जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर का रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई, तो ये तो इसको अपोज कर रही है ना। इन शॉर्ट, अंदर वाले रीजन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, बट जीरो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास इतने नंबर ऑफ फ्री चार्जेस नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे। डिक्रीज हो जाती है बट जीरो नहीं होती है,
जीरो किस केस में होती है बताओ? अरे किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है? कब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाली जीरो हो जाएगी? जब ये मटेरियल कंडक्टर होता। अरे याद है ना, कंडक्टर को जब तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो अंदर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में बनना चालू हो गई थी, फाइनली वैल्यू क्या बन गई थी? जीरो। पहली प्रॉपर्टी, पहली वाली प्रॉपर्टी कंडक्टर्स की, राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स एंड जो हमारे कंडक्टर्स हैं वो। क्लियर रहेगी क्या बात? कोई डाउट किसी को? अरे सर बताओ भाई। यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में भी जीरो बोल सकते हैं। पोलर नहीं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जीरो नहीं होगा बच्चे, रिड्यूस हो जाएगा बट जीरो नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक स्टैंड्स फॉर इंसुलेटर टाइप के मटेरियल्स, राइट? तो बच्चे इतने फ्री चार्ज का मूवमेंट वो करवा ही नहीं सकता है कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ इस पार्ट में आकर के एक्यूमुलेट हो जाएं। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उतनी तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बन नहीं पाएगी। और जब तक बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जितनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं क्रिएट होगी, तब तक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। जितनी बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे रिड्यूस हो जाएगी, जीरो नहीं होगी। ओके स्टिल फेसिंग इश्यूज अदिति? प्लीज लेट मी नो। सर लेकिन एक दूसरे